हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। हमको एक ग्लास स्लैब लेना है। ग्लास स्लैब बच्चों एक कांच की एक छोटी सी है ना, पतली सी पट्टी होती है, उसमें से होके लाइट ट्रेवल कर रही है। ठीक है, क्योंकि ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें उससे होके लाइट ट्रेवल कर जाएगी। और आपने पढ़ा हुआ है, लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्रैक्शन, है ना। वो लाइट का फिनोमेना क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। तो आज बच्चों को रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब देखना है। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब वही पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक है ना। तो उसमें दो रिफ्रैक्शन जो होंगे, 2 टाइम्स होंगे। कब? जैसे कि सपोज मैंने वो कहा कि एक पट्टी है, सपोज दिस, है ना, ये पूरी की पूरी पट्टी है और इस पट्टी पे सपोज मैंने बोला कि ये है ना, ये ग्लास स्लैब है, मान लीजिए ये ग्लास स्लैब है। ठीक, इस ग्लास स्लैब में ये ऊपर से लाइट एंटर कर रही है ना, ओब्लिकली मतलब कि एंगल से, किसी एंगल से, इसका नॉर्मल है और इस पे लाइट ऐसे एंटर कर रही है। जो ग्लास है, ग्लास के अंदर चली जाएगी, है ना। तो जानी तो चाहिए सीधे, लेकिन रेयर से डेंसर मीडियम जाएगी तो लाइट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल वो झुकेगी। तो इसके बाद सीधे इसकी स्पीड क्योंकि अब कम हो चुकी है, ग्लास के अंदर जो स्पीड होती है वो एयर की में लाइट की स्पीड से कम होती है ना, जाएगी। तो इसके बाद क्या हो जाएगी? वापस से एयर में जाएगी, है ना। तो लाइट जब वापस से ग्लास से एयर में निकलेगी तो इसकी स्पीड फिर से फास्ट हो जाएगी और फिर वो क्या करेगी? बैंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी, है ना। तो ये पट्टी है बच्चों और ये पट्टी है, ये छोटी पतली सी रेक्टेंगुलर पट्टी है और इसमें से हमको क्या देखना है? रिफ्रैक्शन देखना है बच्चों, है ना। तो देखने जा रहे हैं हम क्या? रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ठीक है, देखिए बच्चों, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। सबसे पहले हम बच्चों क्या यहाँ पे क्या बना ले रहे हैं? डायग्राम बना ले रहे हैं, है ना। ये हमने सपोज कुछ इस तरीके से, मैं 3 डायमेंशन बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद 2 डायमेंशन से देख लेंगे। 3 डायमेंशन से बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और आपके बुक में लेकिन ऐसा 3 डायमेंशन नहीं बना होगा, 2 डायमेंशन बना होगा। चलिए, एक पट्टी हो गई है। अभी इसमें हम ऊपर वाली सरफेस हो गई है ना, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की ऊपर वाली सरफेस हो गई। और इसकी पीछे वाली सरफेस अगर मैं बनाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से बनती है बच्चों। आप सीख लीजिए बनाते कैसे हैं, है ना। आप लोग सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत होशियार बच्चे हैं, मुझे पता है। ठीक है, अब देखिए पीछे वाला हिस्सा जो है, जो हमें दिखाई नहीं देता, ऐसे अगर हम देखें तो मैं आपको सामने से अगर ऐसे दिखा रहा हूं तो आपको ये पीछे का हिस्सा नहीं दिख रहा होगा, है ना। आपको सिर्फ आगे का हिस्सा दिख रहा होगा, पीछे का देखना है तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है? टिल्ट करना रहता है 3 डायमेंशन डायग्राम में। तो इसलिए मैंने टिल्ट करके बनाया हुआ है। तो जो पीछे का हिस्सा नहीं दिख रहा है उसको मैं बाय डॉटेड लाइन और इस तरीके से बना दे रहा हूँ, है ना। और इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच दे रहा हूँ, सपोज। ठीक है बच्चों, कंसेप्ट पे आएंगे हम, बहुत ज्यादा कंसेप्ट है इस पे। ठीक है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्शनल क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, ऐसे इसके पैरेलल भी एक लाइन जोड़ दीजिए इससे। ठीक, तो ये आपको एक ग्लास स्लैब दिख रहा होगा जिसमें ये ऊपर की सरफेस जो है बच्चों, ये ऊपर की सरफेस को मैं नाम दे दे रहा हूं, सपोज KLMN। ये रेक्टेंगुलर सरफेस हो गई एक ऊपर वाली, और ये नीचे वाली जिससे लाइट निकलेगी, है ना। KLMN है, PQRS दे दीजिए, PQRS, ये है ना। तो इसको हम बोल रहे हैं बच्चों ये इंटरफेस हो गया। मैंने बोला कि ऊपर, इसके ऊपर मीडियम क्या है? एयर। इसके ऊपर वाला मीडियम हो गया एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, है ना। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों? NA ले लेते हैं, N1 N2 भी ले सकते थे, NA से समझ में आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी बुक में बच्चों म्यू लिखा रहता है, म्यू और म्यू या एन से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है, ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। और एयर कैसा होता है मीडियम बच्चों? रेयरर मीडियम। लाइट यहां से एंटर करनी है और अब बच्चों बीच में क्या मिल जाएगा उसको? ग्लास। तो ग्लास पे सबसे पहले ऊपर वाली पट्टी यानी कि ऊपर वाली सरफेस मिल गई, है ना। तो ये ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सपोज ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा बच्चों?
ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा Ng, है ना, सफिक्स में जी ले लिया हमने, ठीक है। और ग्लास कैसा मीडियम होता है बच्चों? डेंसर मीडियम होता है। कैसा होता है? डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। चलिए, अब ये एयर है, ये ग्लास है, और उसका ये बीच में क्या हो गया, दो मीडियम को सेपरेट करने वाला, है ना, उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। तो इसको हमने बोल दिया ये क्या है आपका? इंटरफेस 1। इंटरफेस 1 इसलिए बोला हमने बच्चों क्योंकि जब लाइट इसमें एंटर करेगी यहाँ तो ठीक है, ग्लास के अंदर जा रही है, लेकिन ग्लास से फिर बाहर आएगी एयर में, तो ये मीडियम 2, इंटरफेस 2 ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इंटरफेस 2 ये हो जाएगा, कौन सा? PQRS इंटरफेस 2 हो जाएगा। चलिए, और वापस से ग्लास किसमें, लाइट किसमें आ जाएगी? एयर, यानी कि नीचे फिर एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए, अब मैं इसमें लाइट एंटर करने जा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, लाइट एंटर कर रहा हूं मैं। देखिए बच्चों, मैं इसमें एक ओब्लिकली किसी एंगल से लाइट इंसिडेंट करता हूं, किस पे? KLMN सरफेस पे, ठीक है। बहुत सारी लाइट आ रही होगी, लेकिन हमको तो स्टडी करनी है, उसमें कुछ कंसेप्ट निकालना है, तो एक ही लाइट लेके चलेंगे। ऐसे तो इनफाइनाइट रेस बनानी पड़ेंगी नहीं तो हमको बच्चों, ठीक है। तो सपोज इसकी सरफेस के किसी पॉइंट पे ये इंसिडेंट होती है, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से बच्चों हर बारी हम क्या खींचते हैं? नॉर्मल। सरफेस से परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं। तो बच्चों मैंने एक नॉर्मल खींच दिया, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये लाइक दिस, है ना, ठीक। मतलब कि ये इंसिडेंट रे हो गई, जो कि जानी चाहिए थी ऐसे सीधे जानी चाहिए थी। ओरिजिनल पाथ तो यही है, लेकिन जाएगी क्या? नहीं। स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर में आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट c से डिनोट करते हैं, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। लेकिन जैसे ही किसी मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम। ग्लास में स्पीड कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ग्लास का, वो एयर से ज्यादा होता है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेलोसिटी यानी कि स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी, है ना। तो देखिए, जाना तो चाहिए था बच्चों सीधा, लेकिन, है ना, अब आप सोचिए आप बहुत स्पीड से जा रहे हैं, और स्पीड से जाते 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 आपके सामने एकदम से कुछ आ जाता है, तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी ना, स्पीड क्योंकि चेंज होगी। अब आपकी स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज होगी तो बच्चों डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? चेंज। और डायरेक्शन जब ज्यादा से कम होती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि रेयर से डेंसर जाते हो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेयर से डेंसर जाएंगे तो लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये ऐसे जा रही है, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाएगी और बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी, लाइक दिस। ऐसे एरो बनाना जरूरी, ठीक है। और कहां तक जाएगी बच्चों? इस सरफेस तक। इस सरफेस तक इसकी स्पीड बहुत कम है। स्पीड कैसी हो गई बच्चों? स्लो। स्पीड कैसी हो गई? स्लो, ठीक है। और ये पहुंची कहां पे? इस सरफेस पे। अब जैसे ही इस सरफेस पे आए तो इस सरफेस पे इसको इंटरफेस 2 मिला, यानी कि यहां से यहां आए तो इसको एयर ग्लास इंटरफेस मिला था, एयर ग्लास इंटरफेस, ठीक है। और जैसे ही यहां आए तो बच्चों इसको क्या मिला? फिर से ग्लास एयर इंटरफेस, इंटरफेस 2, यानी कि अब वो ग्लास से एयर यानी कि डेंसर से रेयर जाएगी। और जब डेंसर से रेयर जाती है तो बच्चों ये नॉर्मल यहां फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं, डेंसर से रेयर जाती है तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ फिर से स्लो से फास्ट हो गई, और फास्ट होती है तो बच्चों दूर तरफ भागती है ना। तो ये वापस से कैसे हो जाएगी? ऐसे भागेगी, ठीक है। तो ये बच्चों इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और इसको बोलते हैं बच्चों पूरे सिस्टम के लिए एमर्जेंट रे, ठीक है। वैसे तो आप बोलते हैं अगर कोई सरफेस लिया था आपने, है ना, उस सरफेस पे जब आप कोई नॉर्मल खींचते हैं, लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो यहाँ पे भी ये इंटरफेस 1 है, कोई नाम दे दिया, मैंने बोला कि ये ए बी इंसिडेंट रे है। ए बी क्या हो गया बच्चों? इंसिडेंट रे। ए बी हो गया आपका इंसिडेंट रे, ठीक है। फिर उसके बाद बी से सी, ये हो गया बच्चों रिफ्रैक्टेड रे। बी से सी क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो गया है यहाँ पे।
बच्चों ये बी से सी और सी से ये डी, सी डी जो हो गई ना, सी डी, ये कहलाएगी एमर्जेंट रे। क्यों? क्योंकि हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक इसकी बात कर रहे होते हैं, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और केवल इसकी बात कर रहे होते हैं, इस इंटरफेस की, तो इसके लिए ये इंसिडेंट रे होती है और ये रिफ्लेक्टेड रे। क्यों? क्योंकि ये डेंसर से रेयर जा रही है। लेकिन पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये एमर्जेंट रे। एमर्जेंट मतलब कि एमर्ज आउट हो रही है, बाहर निकल रही है ना, तो ये एमर्जेंट रे होगी। हम पूरे सिस्टम की तो बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए, अब किसी एंगल से इंसिडेंस हुई होगी, है ना, इंसिडेंट हुई होगी लाइट, तो यहाँ पे मैंने बोला, और नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हैं, इंसिडेंस बनाते हैं, तो ये एंगल है बच्चों कौन सा, सपोज I1, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट बी ऑन द इंटरफेस 1। ठीक है, यहाँ पे एंगल I क्या हो गया आपका, ये I1 क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट बी ऑन इंटरफेस 1। ठीक है, और क्योंकि ये एंगल क्या है, रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का है, इसको मैंने नाम दे दिया R1। तो R1 क्या हो गया बच्चों, R1 हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट पॉइंट बी ऑन द इंटरफेस 1। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, मतलब कि आप लोग को बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं अपन लोग, जैसे यहाँ पे तो एक स्पीड से चल रही होगी ग्लास के अंदर, एक ही तरह का मीडियम है, कंटिन्यूस मीडियम है, तो लाइट की स्पीड भले ही पहले से स्लो चल रही है लेकिन चल तो रही है। अब जैसे ही सी पे आए, फिर से उसको क्या मिलेगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, है ना, तो रिफ्रैक्शन होगा, तो इस पे किसी एंगल से आ रही थी, ठीक है, इस पे सपोज मैंने बोल दिया I2 एंगल से आ रही थी, I2 एंगल से, इस पॉइंट सी पे नॉर्मल से हमने बनाया रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, ठीक है, I2 एंगल। ठीक, क्यों I2 इसलिए बोला क्योंकि इस इंटरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, और इसके लिए ये वाला रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो I2 जो होगा वो एंगल ऑफ फिर से इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन एट पॉइंट क्या हो जाएगा, एट पॉइंट सी। ठीक है ना, एट पॉइंट सी ऑन इंटरफेस 2। इस बार फेस इंटरफेस कौन सा है, 2 है, ग्लास एयर इंटरफेस। और R2 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट पॉइंट सी, है ना, ऑन द इंटरफेस 2। क्लियर है बच्चों यहां तक? चलिए, अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बात करते हैं इसके। देखिए, अब यहां से अगर आप देखो तो आपने एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ था, ये तो आपने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ तो ये पढ़ा था कि जब कोई लाइट रे किसी मीडियम के इंटरफेस पे पड़ती है, तो है ना, वो उस प्लेन पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सभी के सभी एक प्लेन पे लाई करते हैं। ये आपने पढ़ा था। दूसरा आपने पढ़ा था कि दूसरा आपने स्नेल्स लॉ पढ़ा था, दूसरा लॉ जो था उसको हमने स्नेल्स लॉ बोलते हैं, जो कि क्या होता था बच्चों कि साइन ऑफ आई एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होता था, उस जिसमें मीडियम में जा रही, जिस मीडियम में एंटर कर रही, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, है ना, म्यू, यानी कि एन या म्यू जिससे भी डिनोट कर रहे हैं, एन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एन अगर यहाँ लिखा हुआ है तो उसका सिंपली मीनिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि एयर का तो अंडरस्टूड है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं उसको। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, है ना, ये एब्सोल्यूट होता है। और किसी मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, सपोज ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट, उसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बोला तो मतलब कि सिंपली मीनिंग है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। यानी कि ये हम बात कर रहे हैं किसकी, एन, यानी कि ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। एन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन जी, यहाँ पे ये लिख दिया अपन ने, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐसे, अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो, एन ए का मल्टीप्लाई कर दिया किससे, साइन आई से। तो समझिए ये आई जो है यहाँ पे, आई क्या होता है यहाँ पे, आई होता है क्या, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस
है ना, और इसी का मीडियम क्या हो गया N1, ठीक है, और रिफ्रैक्ट हुई, ये एंगल बनेगा R, तो ये ठीक है, इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई, इसी का साइन ऑफ आई एंगल, और यहां पे N2 क्योंकि इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ R, और ये दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल। देखो Na इंटू साइन आई इक्वल टू Ng इंटू साइन R, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए साइन I1 है और ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स R1 है, तो ये लिख दिया मैंने, ये Ng से A आ रहा है, मतलब जिसमें एंटर कर रहा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन जिससे एंटर कर रहा है वो, है ना, यानी कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का और उसी में एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इक्वल टू जिसमें एंटर कर रहा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू उसी का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये होता है, ये कांस्टेंट होता था, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं और कुछ चीजें, कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं हम इसमें, ठीक है। तो देखिए बच्चों, कुछ कंसेप्ट हम जो पढ़ने वाले हैं, मैंने बोला कि अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, है ना, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, यहां लिख देता हूं थोड़ा अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, है ना, बी पॉइंट पे हमको स्नेल्स लॉ लगाना है, यही लगेगा, है ना, क्या लगेगा, साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू व्हाट, साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और जिसको हम कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू एयर, ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, स्नेल्स लॉ हमने तो यहां लगा दिया था, अब हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं इस पे, क्योंकि स्नेल्स लॉ हमेशा इंटरफेस पे लगता है, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लगता है ना। तो नाउ अगेन अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, बच्चों ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसके बाद हम 4-5 कंसेप्ट निकालने वाले हैं, है ना, कि उसमें क्या क्या होता है। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट सी, तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट सी अगर हम बात करें तो अंदर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का इनटू इसी का एंगल, मैंने आपको बोला, यानी कि साइन ऑफ I2 मल्टीप्लाई बाय इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, चलो ये लिख दीजिए, इक्वल्स टू जब बाहर निकल गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, Na इंटू उसी का एंगल, साइन ऑफ एंगल, तो साइन R2, यानी कि साइन I2 अपॉन साइन R2 ऐसे लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, Na अपॉन Ng, जो कि क्या हो जाता है, क्योंकि ये देखिए जब Ng अपॉन Na हो तो Ang होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर, और Na अपॉन Ng तो क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसको इक्वेशन नंबर बच्चों 2 दे दीजिए, क्लियर है आपको। चलिए अगर इतना समझ में आ गया है, अब देखिए अगर मान लीजिए मैं इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड मल्टीप्लीकेशन, जैसे एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, तो इक्वेशन का मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ है, ऐसे ही बच्चों मल्टीप्लीकेशन भी होता है। अगर मान लीजिए मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दूं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखते हैं क्या इसमें चीजें आती हैं, है ना। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 सिंपली, है ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 यहां ले लेते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, साइन I1 अपॉन साइन R1 को साइन I1 अपॉन साइन R1 को मल्टीप्लाई करना है हमें साइन I2 अपॉन साइन R2 को, R2 से साइन I2 अपॉन साइन R2 से, क्लियर, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं किया अपन ने, साइन I2 साइन R2, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया, क्या हमने मल्टीप्लाई किया किससे, Ng अपॉन Ng अपॉन Na को किससे, Na अपॉन Ng से, मिडिल टर्म से मिडिल टर्म को ऐसे करते हैं, फिर लास्ट टर्म को लास्ट टर्म से, Ang इंटू Gn, है ना,
एन जी इंटू जी एन ए से। तो बच्चों देखो एन ए से एन ए और एन जी से एन जी कैंसिल हो गया, तो ये बच्चों आ जाएगा पूरा का पूरा 1, यानी कि साइन I1 अपॉन साइन R1 मल्टीप्लाई बाय साइन I2 अपॉन साइन R2, ये इक्वल टू हो गया 1, है ना। और ये पूरा इक्वल टू हो गया किसके, ए एन जी इंटू जी एन ए, है ना। बच्चों मैथ्स आपने इतनी तो पढ़ी हुई है, इतनी तो बनती है आपको ना बच्चों मैथ्स, ठीक है। चलिए अब मैं इसको कहां लिख दूं, देखिए अब इसको मैं, अगर आप यहां पे देख पा रहे हो तो देखिए ये दो नॉर्मल है, इसको नाम दे दिया मैंने n1 और इसको नाम दे दिया n2। ये दो नॉर्मल तो हमेशा पैरेलल रहेंगे, क्यों, क्योंकि सरफेस रेक्टेंगुलर सरफेस है। ऊपर वाली सरफेस पे अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर खींचोगे और नीचे वाली परपेंडिकुलर खींचोगे तो दोनों तो पैरेलल होंगे। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों नॉर्मल पैरेलल है, तो देखिए ये वाला एंगल R1 ये I2 के इक्वल होगा, है ना। देखिए ये वाला N1 और ये N2, N1 यहाँ पे पैरेलल है N2 के, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है, देखिए ये वाला एंगल, जो एंगल कितना बन रहा है R1, और ये वाला एंगल जो है I2, ये इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो यहाँ पे बच्चों वही हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम साइन I1 और R1 को हम इक्वेट करके लेके चलेंगे। तो देख लीजिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूं। क्या इक्वल होगा यहाँ पे R1 I2 के, सॉरी R1 किसके इक्वल है, I2 के। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं I2 की जगह R1 लिख दूं, साइन R1 ऐसे, तो ये साइन R1 से साइन R1 कैंसिल हो गया। तो बच्चों यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ बचा साइन I1 अपॉन साइन R2 और इक्वल्स टू 1, और यहां पे बचा बच्चों ए एन जी मल्टीप्लाई बाय जी एन। तो अब यहां से दो कंक्लूजन निकालता हूं बच्चों, है ना। यहां से आपके दो कंक्लूजन निकलने वाले। पहला तो ये यहां पे, है ना, मैं थोड़ा सा रब करने वाला हूं अब इसको, ठीक है। और रब कहां से कर दूं, मैं यहां से रब कर दे रहा हूं बच्चों। ये आपको नोट करना है, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं यहां लिखने जा रहा हूं। कर लिया, चलिए अभी देखिए मैं नोट कर, इतना मैं आपका नोट किया हुआ हटा दे रहा हूं। उसके आगे की कहानी मेरी जुबानी यहां से देख लीजिए। बीच बीच में मजाक करता हूं बच्चों, समझ जाया करो, ठीक है। इतना सीरियसली नहीं पढ़ाता हूं मैं कि आपसे मजाक भी न कर सकूं, ठीक है। चलिए अभी देखिए यहाँ पे, पहले मैं इससे इसको, है ना, 1 से इस टर्म को इक्वेट करने वाला हूं। तो क्या आएगा, साइन I1 अपॉन साइन R2 इक्वल्स टू 1, है ना। अगर ऐसा है तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां से, ठीक है। ये देखिए साइन I1 साइन R2 से मल्टीप्लाई होके साइन R2, ठीक है। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब साइन ऑफ एंगल इक्वल्स टू साइन ऑफ अदर एंगल होता है तो वो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, I1 R2 के इक्वल हो जाता है ना। अगर सिमिलर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इक्वेट करते हैं हम, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैंसिल होकर सिर्फ एंगल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो I1 R2 के इक्वल, ये I1 ये R2 के इक्वल है। I1 R2 के इक्वल होने का मतलब समझ में आया आपको। I1 मतलब कि ये एंगल 30 डिग्री से सपोज बन रहा था, सपोज फॉर एग्जांपल 30 डिग्री से बन रहा था ये, ठीक है। और ये है डायरेक्शन उसकी, ये, ठीक है। डायरेक्शन कैसे पता चल रही है आपको, डायरेक्शन ऐसे पता चल रही है कि अगर मान लीजिए बीच में मीडियम नहीं होता तो वो ओरिजिनल पाथ तो यही था। ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है ना। इसको भी मैं रब कर दे रहा हूं बच्चों, ये वाला, ताकि अच्छे से डायग्राम बना के बता सकूं आप लोग को, ठीक है। तो समझिए बच्चों, अच्छे से पूरा वीडियो देखेंगे आप तब समझ में आएगा, और प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। ये देखिए, ये है आपका डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये है ना, ओरिजिनल पाथ है ये। और बच्चों लाइट रे एक्चुअली कहां से एमर्ज आउट हो रही है, यहां से सीडी एमर्ज आउट हो रही है, मतलब एमर्जेंट रे है ना। जानी चाहिए थी यूं 30 डिग्री पे सपोज मैंने भेजा,
है ना, बैंड हुई ऐसे गई, ठीक, और उसके बाद फिर R2 एंगल से चलेगी। और अभी हमने बात की I1 R2 के इक्वल है। I1 R2 के इक्वल है मतलब कि देखिए बच्चों यहां पे समझिए, ये जा रही थी कैसे, ये जा रही थी यहां पे 30 डिग्री से, ठीक है, 30 डिग्री से जाना तो चाहिए था लेकिन ये बैंड हुई, ठीक है, और बैंड होने के बाद वापस से 30 डिग्री से जा रही है, क्योंकि I1 और R2 तो इक्वल है ना। पहले I1 30 डिग्री से गई, ठीक है, बैंड हुई, और उसके बाद फिर 30 डिग्री से जा रही है ना। और जब ये 30 डिग्री से जा रही है और ये भी 30 डिग्री से जा रही है ना, तो ये दोनों आपस में कैसे हो गई बच्चों, पैरेलल, दोनों में आपस, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है ना, ये I1 और ये R2 इक्वल है, तो ये भी 30 डिग्री से जा रही है और ये भी 30 डिग्री से जा रही है, बस इनके बीच में क्या है, एक शिफ्ट है, एक डिस्प्लेसमेंट है, बाकी जा तो पैरेलल रहे। यानी कि कंक्लूजन यहाँ पे बच्चों निकलता है, यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि एमर्जेंट रे जो है आपकी वो इंसिडेंट रे के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ एमर्जेंट रे, है ना। एक कंक्लूजन तो आपका इसमें से क्या हो गया, ये निकल गया, है ना, कि हमेशा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे डायरेक्शन ऑफ पैरेलल रे के डायरेक्शन ऑफ एमर्जेंट रे के कैसे रहेगी, इक्वल। तो आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो कि लाइट एमर्जेस आउट, है ना, light emerges out from rectangular glass slab is direction parallel to, is, है ना, in direction is in the direction parallel to direction of incident ray, ऐसे करके एक कंक्लूजन तो आपका ये निकला है, ठीक है। ये आपको चीज समझ में आ गई होगी, I2 R2 के इक्वल है तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं, है ना, I1 R2 के इक्वल है, सॉरी, तो इसलिए है। अब बच्चों एक चीज और समझ में आई आपको कि R1 I2 के इक्वल है अगर, है ना, तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और यहाँ पे ये 1 के इक्वल था तो हमने इक्वेट कर दिया इसको, तो ये कंक्लूजन आ गया। अब दूसरी टर्म हम इक्वेट करते हैं बच्चों, इसको हमने 1 से इक्वेट कर दिया, दूसरी टर्म जो है हमारी उसको इक्वेट करते हैं, है ना। तो दूसरी टर्म को इक्वेट करने के लिए मैं इसको रब करता हूं, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। चलिए कर लिया बच्चों नोट। चलिए अब देखते हैं हम, देखिए अब हम इसको हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या, इस इक्वेशन को, ठीक है। इक्वेशन नंबर कुछ दे दीजिए, 1 2 था ना, 3 दीजिए, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है A एंड G, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इनटू G एंड A, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल्स टू, इक्वेट कर दिया हमने किससे, 1 से। यानी कि अगर मान लीजिए मुझे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास या फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, A एंड G इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन G एंड A। दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स है ना, दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों, रेसिप्रोकल्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, सपोज मैंने बोला कि अगर ये मीडियम 2 है, ये 1 है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, refractive index of medium 2 with respect to, है ना, पूरा लिख देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, with respect to refractive index of medium 1, refractive index of medium 2 यानी कि refractive index of glass with respect to refractive index of air medium 1, है ना, is reciprocal, is always reciprocal to refractive index of medium 1 with respect to medium 2, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम भी होते जिसको मैं 1 2 से डिनोट कर देता, तो 1 and 2 जो होता वो 1 अपॉन 2n1 के इक्वल होता, है ना। तो एक आ गया आपका सेकेंड कंक्लूजन,
अब बच्चों बात करते हैं थर्ड कंक्लूजन के बारे में। तो आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं इसको पूरा का पूरा रब करने वाला हूँ। पूरा का पूरा मतलब नीचे का। चलिए समझ में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों। देखिए इसको भी मैं रब करने जा रहा हूँ, ये ठीक है। अभी हमको इसका कोई काम नहीं है, बोर्ड छोटा है मैं जानता हूँ, ठीक है। करते हैं इसकी भी व्यवस्था बच्चों आपको, ताकि समझ में आए, है ना। आप बस पढ़ाई करते चलिए, आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। अभी हम एनटीएससी के क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा बच्चों। हम बात करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे अब तीसरा कंक्लूजन पे आते हैं। अगर मान लीजिए मैंने बोला कि ये ओरिजिनल पाथ है, लाइट अगर ये ग्लास नहीं होता तो ऐसे ही जाती, लेकिन जा कहां से रही है, वो जा यहां से रही है ना, यहां से। तो इसको बोलते हैं बच्चों लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। है तो डायरेक्शन सेम, पैरेलल है, लेकिन है ना, लेकिन एक दूसरे से शिफ्ट हो गई। मतलब कि ऐसे जानी चाहिए थी, बैंड हुई, फिर वैसे ही चलेगी उसी के साथ, उसी की डायरेक्शन में पैरेलल, ठीक है। तो कुछ, लेकिन क्या हो गया, शिफ्ट हो गया मीडियम की वजह से। क्या हो गया, इसको बोलते हैं बच्चों लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना, लेटरल शिफ्ट या फिर क्या बोलते हैं बच्चों, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो तीसरा कंक्लूजन, तीसरा कंसेप्ट बच्चों इसका ये था, है ना। इसका तो डेरिवेशन भी होता है कि कितना होता है ये, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, आपको जानना भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल पाथ और एमरजेंट रे, है ना। यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और डायरेक्शन ऑफ एमरजेंट रे आपस में पैरेलल होते हैं, है ना। और उनके बीच में जो शिफ्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको लेटरली डिस्प्लेस हुआ, इसलिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों मैंने बोला फोर्थ कंक्लूजन, फोर्थ कंसेप्ट की हम बात करते हैं। अगर मान लीजिए लाइट नहीं हो, मीडियम नहीं होता तो लाइट तो ऐसे जा रही थी, लेकिन लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होके ऐसे गई। ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इतना डेविएट होके गई। तो कितना डेविएट हुई, कितना एंगल डेविएट हुई, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये ओरिजिनल पाथ है बच्चों, है ना। इस ओरिजिनल पाथ से ये ऐसे डेविएट हो रही थी, है ना। इस ओरिजिनल पाथ से जाना तो चाहिए था सीधा, लेकिन इतना पाथ डेविएट हो गई ये, और इसको बोलते हैं बच्चों क्या, D1। और यहाँ D1 क्या है बच्चों, मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। D1 है एंगल, और D1 या फिर हम किसी बुक में देखना आप ऐसे भी del1, इसको डेल्टा 1 बोलते हैं। डेल्टा एक ऑपरेटर है, इसका नाम होता है ना। चलिए आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो D1 से ले लेते हैं। D1 क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। डेविएशन, डेविएशन अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। एंगल ऑफ डेविएशन एट पॉइंट बी इंटरफेस KLM, ठीक है। इतने पाथ से, इतने एंगल से डेविएट हो रही, कितना, D1 से। तो ये कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो कैसे करेंगे बच्चों, समझिए इसको, कैलकुलेशन, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन का कैलकुलेशन करने जा रहा हूं मैं, है ना। कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, D1। देखिए बच्चों, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये ओरिजिनल पाथ है, यानी कि ये रे हो गई और एक ये रे हो गई, यानी कि ये हो गई, ठीक है, N1, और ये हो गई आपकी AB। ये क्या हो गई, AB जो आगे तक बढ़ रही है, ये ऐसे करके लेके जा रहे हैं, है ना, AB, ठीक है, AB रे है ना। और ये एंगल बच्चों क्या बन रहा है आपका, I1। और ये वाला एंगल जो बन रहा है बच्चों, ये वाला कौन सा, ये वाली रे, ये वाली रे, और ये नॉर्मल के बीच में, तो दो एंगल आ रहे हैं, एक तो D1 और एक R1। यहां से यहां तक R1 है, यहां से यहां तक D1, तो यानी कि ये क्या है आपका, ये है R1 प्लस D1। ये वाला एंगल क्या हो गया, R1 प्लस D1। तो R1 प्लस D1 I1 के इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे I1 हो जाएगा बच्चों R1 प्लस D1 के, है ना, साइड में लिखोगे आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। मैथ्स में आपने पढ़ा हुआ है, आपको फिजिक्स वाले सर भी पढ़ा रहे हैं। एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए तो D1 इज इक्वल टू व्हाट, I1 माइनस R1, I1 माइनस R1। और सही भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे I1 क्या होता है, जब रेयर से डेंसर जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होता है, इसलिए बड़े से छोटे को माइनस करेंगे। क्लियर है बच्चों। तो D1 इज इक्वल टू व्हाट,
I1 माइनस आर, यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूं मैं, D1 इज इक्वल टू व्हाट, I1 माइनस आर। और D1 क्यों नाम दिया, क्योंकि इंटरफेस दी। और इसी से अगर मैं इस इंटरफेस पे निकालूं, है ना, इस इंटरफेस पे, तो D2 होगा एंगल यहाँ पे, क्योंकि अब ये है ना, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन सा कितना पार्ट डेविएट हुआ है, कैसे हम बताएंगे एंगल से, तो देखिए बच्चों, ये आ रहा था यहाँ पे, ये आ रहा था इंसिडेंट रे, ये है इस सरफेस के लिए, इंटरफेस के लिए, तो ये है ओरिजिनल पाथ, इंसिडेंट रे ये है। मतलब कि अगर ये सरफेस नहीं होती, ग्लास से एयर इंटरफेस नहीं होता, तो ऐसे जाना चाहिए था ये, ठीक है। लेकिन फिर से पाथ डेविएट हुआ, और डेविएट होके कहां चला गया, रे ऐसे चली गई यूं, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा बच्चों D2, है ना। इतना पाथ ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन पाथ ऐसे डेविएट होके ऐसे चली गई है ना, ऐसे जा रही थी और डेविएट होके ऐसे चली गई। ओरिजिनल पाथ से रिफ्रैक्टेड रे तक का पाथ क्या कहलाता है आपका, है ना, ओरिजिनल पाथ से रिफ्रैक्टेड रे तक के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर आपको इसकी परिभाषा आई, डेफिनेशन आई कि व्हाट इज डिफाइन एंगल ऑफ डेविएशन, तो द एंगल बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो D2 से डिनोट कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे इतना पार्ट डेविएट हो गया, और ये क्या है आपका R2, और ये क्या है I2। ये I2 जो है, अगर हम फिर से बात करें यहाँ पे, है ना, इसको मिटाते हुए सीख तो लिया है आपने, तो ये नॉर्मल है, और ये क्या है, ये है आपका, ये नॉर्मल है, और ये B से C ऐसे जा रही थी लाइट, ये B से C जा रही थी, ठीक है। सीधे जाती अगर मान लीजिए, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते, यानी कि ये वाला एंगल है बच्चों कौन सा, I2, और ये वाला एंगल है कौन सा, हमें नहीं पता, है ना। तो ये एंगल कितना होगा, इस एंगल में से, जो कि ये कंप्लीट एंगल R2 है, में से ये वाला एंगल, मतलब कि ये कंप्लीट एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, और ये वाला एंगल कितना है, D2, यानी कि R2 माइनस D2, ये कितना है, R2 माइनस D2, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, D2 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे R2 माइनस D2, सॉरी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू R2 माइनस D2, है ना, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, I2 इज इक्वल टू R2 माइनस D2, तो D2 कितना हो जाएगा बच्चों, D2 हो जाएगा आपका I2 माइनस R2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, D2 I2 माइनस R2। तो सही भी है, सही ऐसे है क्योंकि यहाँ पे, है ना, D2 आपका कितना है, R2 माइनस D2, R2 माइनस D2, तो D2 आएगा आपका, D2 आएगा बच्चों, नहीं सॉरी, D2 आएगा आपका R2 माइनस I2, R2 माइनस R2, है ना, R2 माइनस I2 आएगा ना, ठीक है, R2 माइनस R2। और यहां पे सही भी है ये, क्यों, क्योंकि I1 R2 के इक्वल था, I1 R2 के इक्वल था, अभी हमने प्रूफ कर चुके हैं। और ये R1 I2 के इक्वल है, R1 I2 के इक्वल है, ठीक है। R1 I2 को इक्वल कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अभी हमने प्रूफ किया है ना, वी हैव जस्ट प्रूव दैट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, I1 की जगह मैंने क्या पुटअप कर दिया, R2 माइनस R1 की जगह R2, तो दोनों में ही एंगल ऑफ डेविएशन सेम रहेगा बच्चों, है ना। तो ये था बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन, क्लियर है बच्चों। तो ये था आपका कुछ कंसेप्ट, 4 कंसेप्ट। एक और कंसेप्ट इसमें मैं बताने जा रहा हूं, उसके बेसिस पे NTSE में भी क्वेश्चन आते, हो सकता है आपको CBSE ICSE में भी आ जाए, ठीक है। लेकिन इसके बाद के जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल वो ज्यादातर NTSE में पूछे गए, इनफैक्ट इससे एंगल ऑफ डेविएशन से भी पूछे गए, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसके बाद बताता हूं क्या, 5th कंसेप्ट, कि अगर मान लीजिए रिफ्रैक्शन हो रहा है ग्लास के अंदर, तो ग्लास के अंदर लाइट ने कितना टाइम लिया ट्रेवल होने में, है ना। एयर में तो आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है, ठीक है। तो कितना टाइम लिया, अगर स्पीड दी हुई है, अगर मान लीजिए इसके अंदर, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम दिया हुआ है तो स्पीड कितनी लगेगी, वो हम देखते हैं, है ना। और उसके बेसिस पे एक आध 2 न्यूमेरिकल भी देखेंगे, अभी लास्ट में न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो लास्ट कंसेप्ट है, इसको आप पॉज करके लिख लीजिए बढ़िया अच्छे से, चलिए लिख लिया। चलिए अब देखते हैं, देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं किसकी,
टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस द ग्लास स्लैब, टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगा। तो बच्चों टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो लाइट के अंदर ग्लास के अंदर डिस्टेंस कितनी होगी, उसकी थिकनेस के बराबर है ना। ये इतनी ही डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रहा है, जितनी उसकी क्या होगी, थिकनेस होगी, उतनी ही लाइट तो ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है, तो थिकनेस है, हम क्योंकि हम वो मान के चलते कि स्पीड बहुत ज्यादा है, स्पीड तो वैसी लाइट की बहुत ज्यादा होती है ना, तो टिल्ट करके भी चल रही होगी तो उसकी जो थिकनेस है ऑलमोस्ट हम उसके इक्वल ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये R1 बहुत छोटा होता है बच्चों, ये R1 एंगल बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो सपोज मैंने बोला कि इसकी जो थिकनेस है ना, इसकी ये जो थिकनेस है यहां से यहां तक, मैंने बोला सपोज x है ना, यहाँ पे x क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब है अगर मान लीजिए, है ना, तो यही क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, टाइम इज इक्वल टाइम t ले लिया आपने, है ना, टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड इसके अंदर मैंने बोल दिया क्या है, v है ना, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस x है और स्पीड क्या है, v है, तो टाइम इससे आ जाएगा। लेकिन v क्या है यहाँ पे, v क्या होता है, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ng है इसका, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ng मतलब कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, जब भी ऐसा लिखा है मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू एयर है ना, तो वो कितना है, वो कितना होता है बच्चों, c अपॉन v। लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती थी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन होती थी, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वैक्यूम यानी कि c, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और मीडियम यहाँ पे ग्लास है ना, तो वीजी लिख दो, चलो वीजी मतलब ग्लास का, ग्लास में लाइट की स्पीड है ना। तो एनजी अगर वीजी यहां से निकालूं तो वीजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन एनजी, और यहां पुटअप करूंगा वीजी की वैल्यू, तो ये एक्स अपॉन है ना, वीजी की जगह वैल्यू पुटअप करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स सी अपॉन एनजी है ना, सी अपॉन एनजी, तो सी यहां आ गया, एनजी यहां मल्टीप्लाई हो गया। आई बात समझ में, एनजी इंटू एक्स अपॉन सी, या फिर सिंपल है, अगर मान लीजिए एन है तो एन लिख लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जी है तो अगर मान लीजिए एन कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उस जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का है तो एन है ना अपॉन सी होता है यहाँ पे, है ना, एन अपॉन क्या हो जाएगा, सी, सॉरी सी अपॉन एन हो जाएगा, है ना, सी अपॉन एन, और ग्लास है तो यार जी जी लगा देंगे। ठीक है, तो ये होता है बच्चों किसका कैलकुलेशन, किसका, टाइम का, कितना टाइम लिया लाइट ने किसी ग्लास स्लैब के अंदर। तो ये बच्चों 5 कंसेप्ट थे। अब इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, है ना, और मैं इसको रब करने वाला हूं, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए जल्दी से। सी स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल लाइट टेक टू क्रॉस 2 mm थिक ग्लास पेन इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। सिंपल बच्चों, यहाँ पे आपको एक 2 mm यानी कि थिकनेस दी हुई है, थिकनेस दी हुई है किसकी, ग्लास स्लैब की, यानी कि डिस्टेंस दी हुई है लाइट की, कि ट्रेवल कितना कर रहा है वो लाइट ग्लास के अंदर, तो हमने x से डिनोट किया हुआ था, कितना दिया हुआ है 2 mm, मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि लाइट मीटर पर सेकंड में होती है, तो 2 × 10⁻³ होगा, क्योंकि 2 mm है तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, और आपको बोल रहा है यहाँ पे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया नहीं, विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है ना, तो सिंपल है एन से डिनोट कर दो फिलहाल, तो कितना होता है 3/2 दिया हुआ है, 1.5 होता है ऑब्वियसली ग्लास का, इतना ही करीब, और आपको टाइम निकालना है कितना, तो t इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताया, t इज इक्वल टू व्हाट, n इंटू एक्स अपॉन सी, ये बताया, फॉर्मूला आप डायरेक्ट पुटअप कर दीजिए इसमें, या फिर नहीं पता हो तो आपको आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कर दीजिए, फिर आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए n अपॉन v, तो v इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू n अपॉन c, तो यहाँ आ जाएगा आपका x अपॉन v की जगह n अपॉन c पुटअप करोगे, सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये हो जाएगा n
इज इक्वल टू सी अपॉन वी था ना, तो वी इज इक्वल टू सी अपॉन एन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एन सी और यहाँ पे एन, तो ऐसे करके आप लिख सकते थे, है ना। तो t इज इक्वल टू वॉट, एन आपको दिया हुआ है 3/2 इंटू एक्स दिया हुआ है कितना 2 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन सी, सी तो होता ही है आपका 3 इंटू 10 टू द पावर 8, याद आ रहा हो स्पीड ऑफ लाइट है ना, 3 से 3 2 से 2 कैंसिल, तो t इज इक्वल टू व्हाट 10 टू द पावर -3, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -8, तो 10 टू द पावर -8 -3 10 टू द पावर -11, क्योंकि बेस सेम है पावर से ऐड हो जाएंगे सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड में था, है ना। तो इतना कम समय लेगा, है ना, जो हम समझ भी नहीं सकते, इतना कम, 1 सेकंड इतना कम होता है, 10 टू द पावर -11 सेकंड तो कितना कम होगा, लाइट तो ट्रेवल कर जाती है ना बच्चों ग्लास स्लैब से, ग्लास स्लैब से देखो ना आपने, ऐसे अल्फाबेट देख रहे होते हो आप, अल्फाबेट कम ज्यादा हो सकते हैं, जैसे लेंस से आप देखते हो, ठीक है ना, लेंस भी अभी हमको आगे चल के पढ़ना है। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, है ना, नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ जल्दी से बच्चों। क्वेश्चन, light travels from a rarer medium 1 to a denser medium 2. The angle of incidence and refraction are respectively 45 degree and 30 degree. Calculate the refractive index of second medium with respect to first medium and refractive index of first medium with respect to second medium. तो दो क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, यहाँ पे हमको धीरे धीरे सॉल्व करना है। आपको क्या गिवन है वो देख लीजिए बच्चों। गिवन है आपको बच्चों, गिवन है यहाँ पे रेयर मीडियम 1, मीडियम 1 रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम 2 दे रहे हैं, रेरा से डेंसर जा रही है लाइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई दिया है बच्चों आपको 45 डिग्री और आर दिया है बच्चों 30 डिग्री। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम लेना है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये कितना दिया है, ये क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है ना। तो एन बच्चों क्या होता है, अगर मान लीजिए रेयर से डेंसर जा रहा है तो जिसमें जा रहा है ना, और जिससे जा रहा है, ठीक है, उन दोनों का रेशियो होता है। और एक और होता है स्नेल्स लॉ से साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो डेंसर मीडियम में साइन, रेयर मीडियम में साइन आई, क्योंकि एंटर कहां से कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां होगा, रेयर मीडियम में, अपॉन साइन ऑफ आर जहां पे एंटर कर रहा है डेंसर मीडियम में। तो ये बच्चों हो जाएगा आपका कितना, साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। तो बच्चों जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए, साइन 45 डिग्री पॉज करते हुए कितना हो जाएगा। साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री होता है बच्चों 1/√, और ये कितना होता है 1/2। तो ये बच्चों हो जाएगा 1 and 2, ये हो जाएगा आपका सॉल्व करने पे 2/√2 को जब और सॉल्व करोगे तो इसको √2 into √2 लिख सकते हैं, है ना। तो √2 से √2 कैंसिल, यानी कि √2, और √2 होता है बच्चों 1.41। तो 1 and 2 आ गया बच्चों आपको कितना, 1.414। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो आपका कैलकुलेशन नंबर हो गया 1। अब सेकंड की बात करते हैं। क्यों, सेकंड में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, है ना। यानी कि अब आपको निकालना है क्या बच्चों, यू हैव टू कैलकुलेट n1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो आप जानते हैं वो रेसिप्रोकल होता है क्या, अभी हमने देखा मीडियम 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अभी हमने कैलकुलेट किया। तो सिंपल 1/1.414, है ना, यानी कि इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√2। तो 1/√2 कितना होता है बच्चों, 1/√2 यानी कि √2 अपॉन, है ना, ऐसे ही लिखते हैं 1/√2, √2 into √2 यानी √2/2। √2 कितना होता है 1.414/2, उसी का आधा, और √2 का आधा कितना हो जाएगा 0.707। इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया करो, है ना, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होती है, वो एक नंबर है। ये आ गया आंसर आपका जल्दी से, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। सी बच्चों, the absolute refractive indices of glass and water are 3/2 and 4/3 respectively. If the speed of light in glass is 2 into 10⁸ meter per second, calculate the speed of light in vacuum and water. पहले आपको वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, फिर वाटर में निकालनी है। तो देखो बच्चों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, बहुत ही ज्यादा इंक इसमें कम हो चुकी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यहाँ पे दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बच्चों कितना दिया हुआ है, कितना, कहाँ गया, 3/2, है ना। यानी कि ग्लास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनजी से,
है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है बच्चों यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एयर ही होता है, ध्यान रखें, नहीं दिया जब तक मान के चलेंगे। कितना है 3/2। और एन जी का फॉर्मूला भी होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है C/V, ग्लास में स्पीड और एयर में स्पीड या वैक्यूम में स्पीड, है ना। तो ये C क्या है, या फिर ऐसे लिख लो आप, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो ये बच्चों ये दिया हुआ है आपको कितना 3/2, और यहाँ C आप जानते हैं 3 × 10, ये निकालना है आपको, हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकालना है ना। हम देखना भी चाह रहे हैं और आएगा तो हालांकि उतना ही देख लेते हैं, फिर भी ये C है। और VG यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और स्पीड ऑफ लाइट इन आपको ग्लास दिया हुआ है कितना 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 2 × 10⁸, 2 से 2 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इतना ही तो होता है ना। तो ये आपको फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड देख लीजिए जल्दी से। सेकंड आपको बोल रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बताना है ना। तो अब आपको, क्योंकि अब आपको ये भी पता है यहाँ पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, कितना होता है ये विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। नहीं भी लिखो चल जाएगा। वो कितना दिया है आपको यहाँ पे बच्चों 4/3 दिया हुआ है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो होगा वो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सिंपल, जैसे यहाँ ग्लास था C/VG था, यहाँ C/VW हो गया, ठीक है। तो VW निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा C/A/W। C आपका निकाल चुके हो आप 3 × 10⁸, है ना, निकाल चुके हो ना, फाइंड आउट कर चुके हो। A&W यानी कि यही आपको कितना है 4/3, 3 3 जा 9, है ना, 3 3 जा 9/4 × 10⁸। सॉल्व करने पे आ जाएगा आपको 4 2 जा 8, 0.42 जा 8, 4 5 जा 20 × 10⁸। वेलोसिटी है ना, स्पीड मीटर पर सेकंड। ये आपका दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी इसको आप नोट कीजिए जल्दी से। See students, next question आपको दिया हो, refractive index of water and benzene with respect to air are 1.33 and 1.50 respectively. Calculate the refractive index of benzene with respect to water. बच्चों यहाँ पे refractive index निकालना है बेंजीन का। बेंजीन आप जानते हो, बेंजीन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना। तो उसका with respect to water बताना है, ठीक है। with respect to air नहीं, with respect to water बताना। तो बच्चों जब यहाँ पे 3 मीडियम दिए हो तब कैसे होता है, समझ लीजिए इसको, है ना। 3 मीडियम हो तो क्या होता है, 2 मीडियम है तो आपको पता है हम दोनों का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का दोनों के रेसिप्रोकल ले लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे जब 3 मीडियम दिए हो तो अब क्या होता है समझिए। सपोज मैंने बोला कि अगर एयर से, ये एयर है पूरी, है ना, एयर से कहाँ चला गया बच्चों, ये आपका एयर से वाटर हो गया सपोज, है ना, ये आपका वाटर हो गया। और यहाँ पे ये क्या है बेंजीन है ना। ऐसी कुछ बनता है ना, मुझे नहीं पता बच्चों, ऐसी बनता होगा, ठीक है। तो यहाँ से एयर से लाइट आई, ठीक है, तो वाटर में क्या हुई, वाटर में ये कुछ ऐसे चली गई, ठीक है। फिर यहाँ से आएगी तो यहाँ से फिर कुछ वो होगी, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि अलग अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेंजीन का ज्यादा है ना, बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यानी कि ये डेंसर मीडियम हो गई। तो वापस से ये क्या हो जाएगा, रेयर से डेंसर से तो अवे टुवर्ड्स नॉर्मल। चलिए, तो एयर से वाटर जाएगी तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना हो जाएगा NWA। फिर वाटर से बेंजीन में जाएगी तो बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है ना। फिर वापस से बेंजीन से कहां चले जाएगी, एयर में चले जाएगी। हम ये मान के चलते हैं कहां चले जाएगी, एयर में, तभी तो दिखाई देगी ना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजीन से एयर में चले गई, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन, है ना, ये रहेगा आपका। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आप, इस जब ये 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं तब हम कैसे सॉल्व करते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 आता था, ऐसे 3 का मल्टीप्लिकेशन हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तीनों 4 5 का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 1 आता है। यानी कि यहाँ पे A and W मल्टीप्लाई बाय
WNB यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू वाटर मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन, ये इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए बच्चों, है ना। अब यहाँ पे आपको जो गिवन है, गिवन क्या है बच्चों, आपको विथ रिस्पेक्ट टू एयर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.33 एंड आपको दिया हुआ है बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है बच्चों, यानी कि एन बी विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है कितना 1.50, ठीक है। लेकिन हमको तो यहाँ बी एन ए है, तो आप जानते हैं ए एन बी एन ए निकालना है मुझे, है ना, बी एन ए निकालना है, तो वो अपन बी एन बी होगा, है ना, रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1/1.5, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/1.5 यानी कि 1.5 कितना होता है 3/2, है ना, तो ये हो जाएगा 2/3। सॉल्व करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो बस यहाँ पे आपको इतनी चीजें गिवन थी, आपको यहाँ पे पुटअप करना है। ए एंड डब्ल्यू कितना है आपको निकालना क्या है बच्चों, डब्ल्यू एंड बी, है ना, यानी कि बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना हो जाएगा 1/A एंड डब्ल्यू, और ये भी मल्टीप्लीकेशन में तो उसके 1 के अपॉन में चले जाएंगे, बी एंड ए यानी कि 1/133 मल्टीप्लाई बाय 1/1.5 है, बी एन ए कितना हो जाएगा आपका 2/3, है ना, बी एन ए सॉरी आपका ए एन बी आपका दिया हुआ था 1.5, तो बी एन ए हो जाएगा आपका 1/1.5, है ना। बी एन ए जो है, ठीक है, सॉरी ये आपको दिया हुआ था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू एयर 1/1.5, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा ये बी एन ए, है ना, तो बी एन ए यानी कि 1/1.5 यानी कि ऊपर आ जाएगा 1.5, है ना, 1.50। सॉल्व करिए बच्चों, सॉल्व करने पे आपका आंसर क्या आ रहा है देख लीजिए, है ना। सॉल्व करने पे ये आंसर मेरा तो आ रहा है 1.13, आप देख लीजिएगा क्या आ रहा है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए अब बच्चों ये तो होगा क्वेश्चन में, एक लास्ट तरीके का और क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एनटीएससी में बहुत पूछा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे ही, कि अगर मान लीजिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कॉइन किसी टैंक में, वाटर से भरे हुए टैंक में रखा रहता है, तो हम जब उसको ओब्लिकली देख रहे होते हैं ऊपर से, तो देन इट अपीयर्स टू बी रेज्ड, है ना, सम हाइट अबव द एक्चुअल डेप्थ, मतलब कि एक्चुअल डेप्थ से ऊपर कुछ नजर आता है वो, है ना, एपरेंट डेप्थ में हमने रियल डेप्थ से, है ना, कुछ ऊपर नजर आता है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए अगर आपको करना है, मैं फिर दूसरी चीज बताता हूँ। चलिए कर लिया, अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। से स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन दिया है, अ पॉन्ड ऑफ डेप्थ 20 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, कैलकुलेट एपरेंट डेप्थ ऑफ द टैंक व्हेन व्यूड नॉर्मल। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बच्चों बताया था कि अगर मान लीजिए कोई टैंक है, टैंक में अगर यहाँ कोई कॉइन रखा हुआ है ना, और ये पानी से भरा हुआ है, तो जब हम लाइट इस पे इंसिडेंट होती है, तो लाइट इंसिडेंट होती है तो नॉर्मल के डेंसर नॉर्मल के टूवर्ड से एंटर करेगी, है ना, और बैंड होगी, और यहाँ से फिर इससे रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि हमको दिखाई तो तब होगा ना जब रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक आएगी लाइट, तो इससे रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कुछ ऐसे जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बराबर एंगल यहाँ से तो बनाएगी, फिर यहाँ पे डेंसर से रेयर जाएगी, बैंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और यहाँ से जब आप देखोगे तो आपको मैंने बताया था हमको उसी एंगल पे नजर आती है कोई भी चीज जिस एंगल पे हम पे उससे टकरा के लाइट आ रही होती है, तो इस एंगल पे लाइट इससे टकरा के आ रही है, ऐसे नहीं आ रही, ऐसे आ रही, तो ये हमको उसी एंगल पे दिखेगा जिस एंगल पे लाइट टकरा के आ रही थी, यानी कि इसी एंगल पे, इस एंगल पे देखोगे तो यहाँ कहीं दिखेगा, यानी कि इतना ऊंचा दिखेगा। तो ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो है वो तो रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ। अगर मैं इसको रियल डेप्थ को आर से डिनोट कर दूं, है ना, और ये है बच्चों, ये ऊपर से नीचे अगर मैं इसको देखूं तो ये एपरेंट डेप्थ जो हमें दिखाई दे रहा है, जो एक्चुअली नहीं है लेकिन दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं, एपरेंट, जो है ना, जो एक्चुअली नहीं होता है ना, लेकिन दिखाई दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एपरेंट। तो एपरेंट डेप्थ इसको हमने डिनोट कर दिया किससे, ए से सपोज। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है जो आप याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो वो कितना होता है बच्चों, एपरेंट डेप्थ सॉरी रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, है ना, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो ये बच्चों क्वेश्चन आपका सीबीएसई में तो नहीं आने वाला, ये क्वेश्चन आपको एनटीएससी में जरूर आता है, पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। तो आप इसको पढ़ लें, आप एनटीएससी अगर आप
इसके इच्छुक हैं, आप आगे कॉम्पिटिटिव्स देना चाहते हैं, है ना, या फिर साइंस लेंगे तो भी आपको 12th में तो मिलेगा ही। तो ये हो जाएगा बच्चों R/A, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे भी यही है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए आप, आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉन्ड है जिसकी डेप्थ 20 सेंटीमीटर है ना। तो 20 सेंटीमीटर एक पॉन्ड की रियल डेप्थ है, यानी कि R गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर, जो वाटर से भरी हुई है। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर यानी कि W ये दिया हुआ है 4/3, है ना। तो इस एपरेंट डेप्थ आपको टैंक की बतानी है, कैलकुलेट एपरेंट डेप्थ ऑफ द टैंक व्हेन यू नॉर्मली। तो एपरेंट डेप्थ आपको निकालना है, तो फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, R/A, यानी कि A इज इक्वल्स टू R/NW। R बच्चों दिया हुआ है 20/NW दिया है 4/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों कितना, 4 5 जा 20, एपरेंट डेप्थ हो गई आपकी 15 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, a jar 15 centimeter long is filled with a transparent liquid. When viewed from the top, its bottom appears to be 20 centimeter below. What is the refractive index of liquid? तो बच्चों यहाँ पे एक जार है जिसकी रियल डेप्थ दी हुई है आपको 15 सेंटीमीटर, तो जो गिवन है वो तो लिखते जाया करो। रियल डेप्थ है किसकी, जार की 15 सेंटीमीटर। फिर आपको बोल रहा है कि किससे, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड से ये भरा हुआ है। ऊपर से देखने पे, है ना, इसकी जो बॉटम है, मतलब कि जो उसकी जार की जो बॉटम है वो आपको कैसे 12 सेंटीमीटर नीचे दिखाई देती है ना, 12 सेंटीमीटर नीचे दिखाई देती है, यानी कि आपको एपरेंट डेप्थ भी दी हुई है ना, कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का बताना है ना, यानी कि n बताना है आपको क्या होता है। तो n इक्वल्स टू क्या होता है, R/A 15/12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, है ना। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है देखिए जल्दी से, सॉल्व करने पे आ रहा होगा बच्चों 12 1 12 पॉइंट, कितना बचा, 3 to 12 2 जा 24 6 12 5 जा 60, तो n इक्वल्स टू 1.25। तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चंस, है ना। और आज हमारा टॉपिक था रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब बच्चों इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स तो और भी करेंगे, और लास्ट में एक वीडियो ऐसा भी बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन आप एनसीईआरटी लगाते चलिए, और जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है वो आप क्वेश्चन लगाते चलिए, आप चाहे सीबीएसई के हो, आईसीएसई के हो, सभी को है ये टॉपिक। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों लेंसेज के बारे में, स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, है ना। आपने पढ़ा हुआ है वैसे तो बचपन में भी, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंसेज के बारे में, है ना। और उसके थ्रू रिफ्रैक्शन देखेंगे, जैसे हमने स्फेरिकल मिरर में पढ़ा था। अब सारी चीजें, इमेज फॉर्मेशन वगैरह सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, हम लेंसेज में पढ़ेंगे। वहां हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, यहाँ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे बस, है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।